नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली और सोचने पर मजबूर करने वाली रचना पर बात करेंगे। कांशीराम जी की किताब चमचा युग। हाँ, ये 1980 के दशक में लिखी गई थी, लेकिन इसकी बातें आज भी भारतीय राजनीति और समाज को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमारे पास इस विषय पर एक विस्तृत अध्ययन, कांशीराम की चमचा युग एक विस्तृत अध्ययन, उसके कुछ खास हिस्से भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे इनकी मदद से कांशीराम जी के विचारों की तह तक जाएं। जरूर। तो सवाल यही है, आखिर कांशीराम जी का ये चमचा युग से मतलब क्या था? क्यों उन्हें लगा कि ये भारतीय लोकतंत्र और खासकर दलित सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी चुनौती है? हाँ, और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये भी देखना होगा। सही कहा। शीर्षक ही देखिए ना, कितना सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये चमचा युग है क्या? कांशीराम जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा तीखा लगे, पर कांशीराम के विश्लेषण में ये बहुत गहरा है। चमचा आम भाषा में तो हम जानते ही हैं। हाँ, मतलब जो अपने फायदे के लिए किसी की चापलूसी करे। बिल्कुल, स्वार्थ के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना। लेकिन कांशीराम ने इस शब्द को एक, आप कह सकती हैं, राजनीतिक अर्थ दिया। उनके लिए ये एक सामाजिक बीमारी का प्रतीक बन गया। अच्छा। चमचा युग उनके हिसाब से वो दौर था आजादी के बाद का, जब शोषित वर्ग के नेता अपने समाज की जरूरतों को छोड़कर शासक वर्ग की मर्जी से काम करने लगते हैं। मतलब वो दिखते तो दलित प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल। पर फैसले कहीं और से हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। उनके निर्णय सत्ताधारी दल या ऊंची जातियों के इशारों पर होते हैं। तो ये शीर्षक एक तरह का व्यंग्य भी है और सच्चाई भी। कांशीराम इसे दास्ता का नया युग कह रहे थे, जो लोकतंत्र के पर्दे के पीछे छिपा है। तो ये स्थिति आई कैसे? मतलब स्वतंत्रता के बाद दलित नेतृत्व की ऐसी हालत क्यों हुई? देखिए, 1947 के बाद संवैधानिक अधिकार तो मिले, इसमें कोई शक नहीं। आरक्षण भी आया, पर सामाजिक स्वतंत्रता या असली ताकत वो नहीं आई। हाँ। कांशीराम का विश्लेषण ये था कि जो राजनीतिक दल थे, खासकर कांग्रेस उस समय, उन्होंने इस आरक्षण और प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल किया, पर असली सशक्तिकरण के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? बस कुछ दलित चेहरे बनाने के लिए, ताकि लगे कि हाँ, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सत्ता को एक तरह की वैधता मिल जाए। दलित नेताओं को आगे तो बढ़ाया गया, पर उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं दी गई। अच्छा, तो ये अंबेडकर की जो स्वाभिमान की राजनीति थी, उससे बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, अंबेडकर चाहते थे कि दलित समाज शासन करे, अपने फैसले खुद ले। लेकिन उनके बाद कांशीराम के अनुसार दलित राजनीति मुख्यधारा की पार्टियों की पिछलग्गू बन गई, अनुयायी नेतृत्व आ गया। इसी को उन्होंने वो राजनीतिक बंधुआगिरी कहा था। बिल्कुल, उनका शब्द था राजनीतिक बंधुआगिरी, मतलब आजाद देश में गुलाम नेतृत्व। और कांग्रेस पर उनकी खास टिप्पणी थी इस मामले में। हाँ, कांशीराम ने कांग्रेस को तो सीधे सीधे दलितों के चमचा निर्माता के रूप में देखा। उनकी नजर में कांग्रेस की रणनीति साफ थी। क्या थी वो रणनीति? कि अगर दलित समाज का अपना स्वतंत्र और मजबूत नेतृत्व उभरा, तो सत्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कुछ लोगों को टिकट दो, पद दो, मान सम्मान दो, उन्हें दलित प्रतिनिधि की तरह दिखाओ, लेकिन उन्हें शक्तिहीन रखो। हाँ, ऐसे नेता पार्टी के आदेश मानते थे, समुदाय की असल समस्याओं पर चुप रहते थे, और बदले में उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिलता रहता था। तो एक तरह का कठपुतली नेतृत्व तैयार हो गया। बिल्कुल, एक कठपुतली नेतृत्व जो जनता और सत्ता के बीच दीवार बन गया। लोकतंत्र का दिखावा तो था, पर सशक्तिकरण रुका रहा। तो फिर कांशीराम ने इस चमचे को परिभाषित कैसे किया? मतलब इसकी पहचान क्या है? कोई खास लक्षण बताए उन्होंने? हाँ, उन्होंने बाकायदा इसकी परिभाषा दी और कुछ लक्षण भी बताए। उनकी वैचारिक परिभाषा थी, वह व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए अपने समाज से विश्वासघात करे और शासक वर्ग के हितों के अनुसार कार्य करे, वो चमचा है। सीधी और साफ बात। और लक्षण क्या थे? उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए थे। पहला, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने मालिक यानी सत्ताधारी पार्टी या नेता की तारीफ करेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। दूसरा, मालिक को खुश करने के लिए अक्सर अपनी ही समाज की आलोचना करेगा, उनकी कमियां गिनाएगा। अच्छा, ये भी। हाँ। तीसरा, वो आम जनता अपने लोगों से कटा रहेगा, उनसे दूरी बनाकर रखेगा। चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो जनता के हित में कोई भी कदम उठाने से पहले ऊपर से, मतलब मालिक से, हरी झंडी का इंतजार करेगा, खुद फैसला नहीं लेगा। यानी अपने कोई स्वतंत्र सोच नहीं। बिल्कुल नहीं। और पांचवा, उसका पूरा वजूद, उसकी कुर्सी, उसका मान सम्मान
सब कुछ उसके मालिक की कृपा पर निर्भर होगा। कांशीराम कहते थे कि ये सिर्फ बड़े नेता नहीं, पंचायत से लेकर संसद तक हर लेवल पर ऐसे लोग मिल सकते हैं। मतलब ये व्यवस्था के एजेंट की तरह काम करते हैं। हाँ, सत्ता के मध्यस्थ या एजेंट। तो फिर असली नेता और इस नकली नेता मतलब चमचे में फर्क कैसे किया जाए? कांशीराम ने इसका भी फर्क साफ किया। असली नेता कौन है? जो समाज की जरूरतों से, उनके दर्द से जुड़ा हो, जो अपनी ताकत जनता से लेता हो और जनता के लिए संघर्ष करता हो। और नकली नेता? नकली नेता यानी चमचा, वो अपनी ताकत सत्ता से लेता है, जनता से दूर रहता है और संघर्ष करता है सत्ता के लिए, अपने मालिक के लिए। कांशीराम का दावा था कि आजादी के बाद असली नेताओं को जानबूझकर योजना बनाकर हाशिए पर डाला गया और नकली नेताओं को मंच दिया गया। हाँ, ताकि दलित समाज कभी आत्मनिर्भर न बन सके, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे। ये सुनकर तो लगता है कांशीराम सिर्फ कुछ लोगों या नेताओं की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका विश्लेषण व्यक्तियों से कहीं ज्यादा व्यवस्था का था। उनका मूल तर्क ये था कि भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि जो बहुसंख्यक समाज है, जिन्हें वो बहुजन कहते थे। हाँ, बहुजन, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब शामिल थे, उनके हिसाब से वो बिना अपने स्वतंत्र संगठन के कभी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकते। क्यों? संविधान ने तो अधिकार दिए हैं। अधिकार दिए, वोट का हक दिया, सीटें आरक्षित की, पर सत्ता की असली चाबी मतलब नीतियां बनाने की ताकत वो पारंपरिक रूप से शक्तिशाली जातियों और अमीर वर्गों के हाथ में ही रही। अच्छा। इसीलिए संसद में दलित सांसद होने के बावजूद दलितों के हित के कानून या तो बनते नहीं या बनते हैं तो लागू नहीं होते। कांशीराम ने इसे राजनीतिक छद्म लोकतंत्र कहा। राजनीतिक छद्म लोकतंत्र मतलब की या ऊंची जातियों की। तो ये तो बहुत गहरी आलोचना हुई व्यवस्था की। अब यहाँ अंबेडकर और कांशीराम के विचारों में क्या कोई जुड़ाव था? हाँ, बहुत गहरा जुड़ाव था। कांशीराम हमेशा अंबेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। आप कह सकती हैं कि अंबेडकर ने वैचारिक जमीन तैयार की थी और कांशीराम ने उसे राजनीतिक क्रांति में बदलने का बीड़ा उठाया। बिल्कुल। अंबेडकर का वो कथन याद है ना, हम राजनीति में इसलिए जा रहे हैं ताकि शासन कर सकें। लेकिन अंबेडकर के बाद, जैसा मैंने कहा, दलित राजनीति मुख्य धारा की पार्टियों पर निर्भर हो गई। कांशीराम ने इसी को बदलने का काम किया और इसी से फिर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का उदय हुआ। हाँ, बीएसपी का उदय इसी सोच का नतीजा था कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब एक मंच पर आएं और स्वनिर्णय की राजनीति करें, अपनी राजनीति खुद करें। और चमचा युग किताब इस पूरी यात्रा की, आप कह सकती हैं, वैचारिक नींव थी। तो कांशीराम ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने चेतावनी भी दी और समाधान भी सुझाया। बिल्कुल, उनकी चेतावनी साफ थी। अगर समाज इन चमचों को नहीं पहचानेगा तो लोकतंत्र के भीतर ही शोषण जारी रहेगा। उनका एक मशहूर कथन है, चमचे केवल मालिक की सेवा करते हैं, समाज की नहीं। उनका अस्तित्व समाज के दुखों पर टिका होता है। ये तो बहुत तीखी बात है। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि जनता को अपने नेताओं से सवाल पूछना होगा, उन्हें जवाबदेह बनाना होगा। राजनीतिक रूप से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और समाधान क्या था? समाधान था आत्मनिर्भर राजनीति, अपने संगठन बनाना। यही बहुजन की अवधारणा थी। नारा दिया, जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, ये नारा तो बहुत चला। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक राजनीतिक प्रोग्राम था। राजनीति केवल वोट देना नहीं है, बल्कि ज्ञान, संख्या और संगठन से शक्ति हासिल करने की प्रक्रिया है। तो ये बहुजन की राजनीति का जो आह्वान था, ये क्या था असल में? बहुजन मतलब समाज का वो 85% शोषित हिस्सा, दलित, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्यक। कांशीराम चाहते थे कि ये सब अपनी अलग अलग पहचानों से ऊपर उठकर एक राजनीतिक ताकत बने। बीएसपी का सिद्धांत यही था कि हम दूसरों के आदेश पर नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेंगे। भोजन हिताय भोजन सुखाय का नारा भी इसी से जुड़ा था। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक पूरा राजनीतिक दर्शन बन गया। और कांशीराम के अनुसार इस चमचा युग का अंत कब होगा? जब समाज में आत्मसम्मान जागेगा, वैचारिक एकता आएगी और संगठन का सामर्थ्य बनेगा। जब लोग समझ जाएंगे कि सत्ता सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को पहचानकर उन्हें हासिल करने की हिम्मत रखना भी है। ये एक मानसिक बदलाव की बात थी। इस किताब का असर क्या हुआ और आज इसकी प्रासंगिकता क्या है? क्या इसने वाकई कुछ बदला? असर तो बहुत गहरा हुआ। इसने सबसे पहले तो दलित प्रतिनिधित्व बनाम दलित सशक्तिकरण के फर्क को साफ कर दिया।
ये सवाल खड़ा कर दिया कि भाई संसद में, विधानसभाओं में दलित सांसदों, विधायकों की संख्या तो बढ़ रही है, पर समाज की हालत क्यों नहीं बदल रही? और ये आलोचना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं थी। नहीं, ये सभी दलों पर लागू होती थी जो दलितों को सिर्फ एक संख्या या वोट बैंक मानते थे, उन्हें बराबर का राजनीतिक हिस्सेदार नहीं। और बाद में इसका असर दिखा, जैसे बीएसपी का उदय। हाँ, बीएसपी और फिर मायावती की राजनीति का उदय, जहां दलित वर्ग पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक निर्णायक स्थिति में आया, वो इसी स्वनिर्णय की राजनीति के आंदोलन का नतीजा था। इसने दिखाया कि ये संभव है। और आज, क्या आज ये बातें उतनी ही सच हैं? स्रोत तो यही बताते हैं कि आज भी ये विचार बहुत प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। आज भी हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का खेल चलता है। मतलब दलित चेहरे, पिछड़े नाम आगे कर दिए जाते हैं, पर असली निर्णय कहीं और से, प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा लिए जाते हैं। कांशीराम की बात आज भी लागू होती है, जब तक चमचे अपने मालिकों से प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक समाज प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। तो ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, बल्कि नई पीढ़ी, खासकर सोशल मीडिया के जरिए, कांशीराम के इन विचारों को फिर से खोज रही है, उन पर बहस कर रही है। चमचा युग अब सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं, ये राजनीतिक चेतना का एक जिंदा दस्तावेज बन गया है। तो हमने देखा कि कांशीराम जी की ये रचना चमचा युग सिर्फ एक राजनीतिक आलोचना या कह लें व्यंग नहीं है, ये तो एक तरह का क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। हाँ, जो समाज को आगाह करता है कि अगर अपने नेतृत्व को पहचानने में चूक गए तो वही आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसका केंद्रीय संदेश शायद यही है कि सत्ता की चाबी दूसरों को मत दो, उसे खुद गढ़ो, खुद हासिल करो। जैसा कि कांशीराम जी ने कहा, जो समाज खुद की राजनीति नहीं करता, उसकी राजनीति दूसरे करते हैं, और वही चमचा युग है। बिल्कुल, ये असली मुक्ति के लिए मानसिक स्वतंत्रता और ये जो चमचागिरी की प्रवृत्ति है, उसे पहचानने की बात करता है। बिल्कुल। यहाँ एक विचारणीय बात और उठती है जो शायद इस चर्चा को आगे ले जाए। कांशीराम जी ने मुख्य रूप से राजनीतिक चमचों पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या ये अवधारणा, मतलब अपने समुदाय या अपने सिद्धांतों की कीमत पर किसी बाहरी हित या ताकत की सेवा करना, क्या ये आज जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है? अच्छा, जैसे कि सोचिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक संस्थाओं में, या फिर आजकल के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वहां भी ऐसे पैटर्न नहीं दिखते, जहां लोग अपने मूल्यों से समझौता करके या अपने समूह के हितों को अनदेखा करके किसी शक्तिशाली व्यक्ति या सिस्टम को खुश करने में लगे रहते हैं? ये सोचने वाली बात है कि सत्ता और अधीनता के ये पैटर्न राजनीति के परे और कहां-कहां मौजूद हो सकते हैं, और उन्हें पहचानना आज कितना जरूरी है।